हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडी के सैम्पल पेपर के रिगार्डिंग। इससे प्रीवियस में इसका आधा सॉल्यूशन जो है आपको बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सैम्पल पेपर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ केस स्टडी के क्वेश्चन जो है रह गए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी जो है केस स्टडी यहाँ पे जो है दी गई थी। जो मैंने आपको बोला था इसके पार्ट 2 में मैं आपको वो केस स्टडी कराऊंगा। तो आज हम जो है उन बचे हुए क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये केस स्टडी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है, अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांस इसके बहुत ही ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, इसके बिहाफ पे नीचे आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमें उन 3 से 4 क्वेश्चनों के आंसर को देना है। ठीक है, क्या कहता है? अमन डिसाइड टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टॉयज। अमन ने डिसाइड करा है कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग टॉय का बिजनेस स्टार्ट करेगा। ही आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मेन एक्टिविटी विच ही हैज़ टू परफॉर्म। और जब उसने देखा कि मेरे को एक मैन्युफैक्चरिंग टॉयज जो है का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसने देखा कि मुझे ये काम स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी, कौन कौन सी क्रियाएं मुझे करनी पड़ेंगी। तो उसने देखा टोटल मेरे को भाई 7 क्रियाएं करनी पड़ेगी। कच्चा माल खरीदना पड़ेगा, मशीन खरीदनी पड़ेगी, टॉयज़ खरीदने पड़ेंगे, पैसे का वित्त का प्रबंध करना पड़ेगा, टॉयज़ को बेचने का काम करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और किधर अपने टॉयज़ को सेल करना चाहिए, एरिया को देखना पड़ेगा, और एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन वगैरह, ये सब उसने काम देखा कि भाई टोटल मेरे को 7 क्रियाएं जो है करनी है इस काम को करने के लिए। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द वर्क ही थ्रू आउट द 4 मैनेजर शुड बी अपॉइंट टू लुक आफ्टर। और जितनी भी क्रियाएं उसको करनी है, उसको देखते हुए उसको ये लग रहा है कि मुझे कम से कम 4 मैनेजर जो है अपॉइंट करने पड़ेंगे। कौन कौन से? प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग और पर्सोनल। टोटल हमें जो है 4 मैनेजर अपॉइंट करने पड़ेंगे इन 7 क्रियाओं को करने के लिए। एज प्लान, तो जैसा उसने प्लान किया था, ऑल दिस वाज एग्जीक्यूटेड एंड द बिजनेस स्टार्ट डूइंग वेल। उसने चारों डिपार्टमेंट बना दिए, चारों डिपार्टमेंट के अंदर जो है चारों मैनेजर्स को क्या कर दिया, चारों मैनेजर्स को अपॉइंट कर दिया। काम मस्त चल रहा है, धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है। बट द मैनेजर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज ओवरबर्डन। लेकिन जो उत्पादन विभाग का जो मैनेजर है, जो प्रबंधक है, वो जो है उसको काम कुछ ज़्यादा ही मिल गया है। तो भाई वो जो है उसके ऊपर ओवरबर्डन क्रिएट हो चुका है, ओवरबर्डन विद द रूटीन वर्क एंड इज अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन कोर इशू ऑफ द डिपार्टमेंट। जिसकी वजह से वो जो है उसका भाई जो उसके डिपार्टमेंट के जो मेन मुद्दे हैं, कोर इश्यूज है उसके विभाग के, वहाँ जो है वो फोकस नहीं कर पा रहा है, वहाँ उसका कॉन्सेंट्रेट जो है नहीं बन पा रहा है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, तो इस समस्या के समाधान के लिए उसने क्या करा? ही इंट्रस्टेड सम ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट। तो उसने समस्या के समाधान के लिए क्या करा? कुछ काम सिर्फ प्रोडक्शन वाले ने, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, प्रोडक्शन वाले के पास, केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो प्रबंधक था उसके पास ओवरबर्डन क्रिएट हो रहा था। तो उसने क्या करा? इस समस्या के समाधान के लिए वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था, तो उसने जो है क्या कहते हैं, उसने जो है केवल प्रोडक्शन वाले ने कुछ काम अपने नीचे के कर्मचारियों को दे दिया। सिर्फ प्रोडक्शन वाले ने अपना कुछ काम अपने नीचे वाले कर्मचारियों को दे दिया। कुछ अथॉरिटी और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों की दोनों, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों। बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है। अब ये क्या कह रहा है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। पहला क्वेश्चन तो थोड़ा घुमाव वो है, कह रहा है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे प्रबंध के किस काम के बारे में बात की गई है, इन्वॉल्व इन द मेंशन पैरा। पहले में बोल रहा है नियोजन, दूसरे में बोल रहा है संगठन, तीसरे में बोल रहा है डायरेक्टिंग, और चौथे में बोल रहा है कंट्रोलिंग। देखिए इस केस स्टडी को पढ़ के मुझे जितना लगता है, ठीक है, मोस्टली बच्चे यहाँ तो प्लानिंग की बात चल रही है, नियोजन की बात चल रही है, ठीक है, मैं भी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, ठीक है, क्योंकि
यहाँ पे एक तो प्लानिंग की भी बात चल रही है, लेकिन प्लानिंग के साथ साथ उसने जो है ऑर्गेनाइजिंग भी कर दी है, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाया, 4 डिपार्टमेंट बनेंगे, वहां पे बंदों को अपॉइंट भी कर दिया, कौन क्या काम करेगा, प्रोडक्शन वगैरह वगैरह सब किया उसने। तो आपको यहाँ पे मोस्टली जो बात की गई है ना, प्लान तो उसने किया और प्लान के अकॉर्डिंगली उसको अप्लाई भी कर दिया, डिपार्टमेंट बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया, मैनेजर्स को अपॉइंट कर दिया, काम बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे आप जो आंसर लगाएंगे वो ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पे आप जो है आंसर लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जो है संगठन पे आप आंसर लगाएंगे। उसके बाद बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद ये कहता है विच कॉन्सेप्ट इज यूज्ड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या करा था बेटा, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजर ने और किसी ने भी नहीं, सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजर ने उसके ऊपर काम का बर्डन क्रिएट हो रहा था, तो उसने अपने से नीचे सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो यहाँ पे बोल रहा है किस किस प्रोसेस का, किस कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। पहला है डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, दूसरा है डेलीगेशन, तीसरा है ट्रेनिंग और चौथा है कोऑर्डिनेशन। देखो सी और डी तो हटा दीजिए, आपको डेलीगेशन जिसको अधिकार अंतरण कहते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन जिसको विकेंद्रीकरण कहते हैं, आपको इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए। डेलीगेशन का मतलब होता है जब कोई एक डिपार्टमेंट का कोई मैनेजर काम अपने से नीचे वाले को दे देता है, सिर्फ एक, वो चीज अधिकार अंतरण कहलाती है, डेलीगेशन। लेकिन जब वही चीज पूरे के पूरे संगठन में एप्लीकेबल हो जाती है, पूरे सभी विभागों में, पूरे हर जगह, नीचे से टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक, जब काम निम्न स्तर तक के कर्मचारियों तक बढ़ जाता है, वो चीज डिसेंट्रलाइजेशन होती है। डेलीगेशन का मतलब, जब हम डेलीगेशन कहते हैं तो ये कह सकते हो डेलीगेशन जब हम करते हैं तो केवल 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब काम केवल 1 से 2 लोगों को सौंपा गया। और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर काम को मल्टीपल लोगों को सौंपा गया। तो यहाँ तो भाई केवल प्रोडक्शन वाले ने करा है, फाइनेंस मार्केटिंग पर्सनल वाले ने तो नहीं करा। यहाँ पे जो बात की गई है अधिकार अंतरण की बात की गई है, अधिकार अंतरण की, डेलीगेशन की। अगर सारे डिपार्टमेंट के प्रबंधक करते तो वो विकेंद्रीकरण होता, लेकिन ये डेलीगेशन है। अच्छा जी, अधिकार अंतरण। उसके बाद कह रहा है द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई इन द पॉइंट बी delegation is the extension of one of the principle of management। यहाँ पे ये जो delegation की जो बात की गई है, कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो आपने बी में आइडेंटिफाई किया है, ये एक्सटेंशन है, मतलब एक कदम आगे है प्रबंध के एक सिद्धांत का। उस सिद्धांत का जो है क्या नाम है, तो उस सिद्धांत का जो नाम है यहाँ पे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो यहाँ पे सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया था, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर डिवीजन ऑफ वर्क क्यों नहीं है? भाई डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर क्या होता है, कंपनी के सारे कामों को, ठीक है, कंपनी के सारे कामों को, ठीक है, छोटे छोटे भाग में बांट दिया जाता है और संपूर्ण कार्य को, ठीक है, उस व्यक्ति को सौंपा जाता है जो उस काम का स्पेशलाइज्ड है। सेम ऐसे ही सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ये जो बी और सी जो है ना, बी और सी, ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। ये डिसेंट्रलाइजेशन के वो है जो वो केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले ने करी है। अगर सारे डिपार्टमेंट के मैनेजर्स करते तो कॉन्सेप्ट सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का होता, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का, ठीक है। अभी केवल अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात चल रही है कि जब एक मैनेजर अपना कोई काम अपने सबऑर्डिनेट को सौंप देता है, अधिकार भी दिया उसने और अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों दिए उसने, ठीक है, तो वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है क्योंकि एक ही विभाग के अंदर बात हुई है और किसी विभाग के अंदर बात नहीं हुई है। तो जब काम केवल एक विभाग के अंदर ऐसा होता है तो वो नैरो कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, वो चीज डेलीगेशन है, अधिकार अंतरण, वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब वो कह रहा है जब उस प्रोडक्शन वाले ने हु विल द अकाउंटेबल, जवाबदेही कौन होगा अगर कर्मचारी काम नहीं कर पाते। भाई प्रोडक्शन वाले ने अपने कर्मचारियों को काम सौंप दिया, अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो कह रहा है बताओ जवाबदेही कौन होगा, प्रबंधक होगा, कर्मचारी होंगे, दोनों होंगे या कोई भी नहीं। तो भाई जब किसी कर्मचारी को काम करने की अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों मिल जाते हैं तो भाई जवाबदेही जो है कर्मचारी ही होता है। अगर उसे केवल उत्तरदायित्व मिलता, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती, अथॉरिटी नहीं मिलती, तो फिर जो है मैनेजर ही होता। लेकिन अभी उसको अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों मिले थे, इसकी वजह से जो रिस्पॉन्सिबल है वो कर्मचारी ही होगा।
ये एक बहुत अच्छा केस स्टडी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जिसको डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में जो है कंफ्यूजन है उसके लिए तो भाई बहुत, डेलीगेशन क्या होता है, अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण, उसके लिए तो समझ लीजिए बहुत वो है टेढ़ी चीज़, तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे प्लानिंग और मैंने ऑर्गेनाइजिंग इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो पैराग्राफ में बात की गई है, प्लान जो उसने किया था उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया सारा का सारा, और सबको मैनेजर वगैरह सब कुछ अपॉइंट कर दिए कौन क्या करेगा, ठीक है, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन का काम, फाइनेंस वाला फाइनेंस का काम, इसलिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग ही आएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। ये कहता है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, एल कार्गो लिमिटेड इज ऑपरेटिंग इज बिजनेस ऑन लार्ज स्केल। एल कार्गो लिमिटेड जो है बड़े पैमाने पे काम कर रही है। तो कंपनी ने रियलाइज किया, कंपनी ने देखा ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द बिजनेस, के जो मानव संसाधन होते हैं वो संगठन का, बिजनेस का, व्यवसाय का जो है एक इम्पॉर्टेंट परिसंपत्ति होती है, जिसको देखते हुए उन्होंने संगठन के अंदर एक एचआरएम डिपार्टमेंट जो है वो सेट कर दिया टू शो अ डेवलपमेंटल पाथ ऑफ द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय की डेवलपमेंट वगैरह करेगा, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह देगा, उनके जॉब इंक्रीमेंट वगैरह ये सब जो है सारी चीज़ें करेगा। टाइम टू टाइम इंसेंटिव रिवॉर्ड्स गिवन टू द एम्प्लॉय, जैसा वो परफॉर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंगली उनको रिवॉर्ड्स वगैरह दे दिए जाएंगे, जिससे कि वो अभिप्रेरित होंगे कर्मचारी। अच्छा जी, आप बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। कहता है रवि जस्ट अ ग्रेजुएट इन ह्यूमैनिटी इज अपॉइंट एज द प्लांट सुपरिटेंडेंट इन द कंपनी। रवि जस्ट अ ग्रेजुएट, रवि केवल एक ग्रेजुएट था, उसको प्लांट सुपरिटेंडेंट में कंपनी के अंदर अपॉइंट कर दिया गया। रवि न्यू डैट देयर आर सर्टेन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेस्ड ऑन डीप ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट। रवि को प्रॉपर नॉलेज है कि प्रबंध के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ थ्योरीज होती है, उसने बहुत ज़्यादा डीप ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करे जिसके ब्याह पे उसको प्रॉपर नॉलेज वगैरह है। बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ही स्टडी वेरियस थ्योरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट बिफोर ज्वाइनिंग द कंपनी। तो उसने कंपनी ज्वाइन करने से पहले बहुत सारी थ्योरीज पे, बहुत सारे प्रिंसिपल पे जो है स्टडी करी है, नॉलेज गेन करी है, सब कुछ उसको प्रॉपर नॉलेज है, बस वो ग्रेजुएट है। रवि वेरी एनर्जेटिक एंड ही लाइक टू डील विद सिविल सिचुएशन। ऑन 20 अगस्त he informed his boss that the goal he had been assigned has been achieved and the quality was also good। तो रवि को जो काम सौंपा गया उसने 20 अगस्त को अपने बॉस को इन्फॉर्म किया जी काम तो हो चुका है जी, और काम जो है ना, सबसे अच्छी बात क्या है, एक दिन पहले ही हो गया डेडलाइन से। 21 अगस्त को करना था, मैंने 20 अगस्त को ही कर दिया। उसका बॉस डिससेटिस्फाई है क्योंकि एक्सपेंस इनकर्ड बाय द टीम ऑफ द कंप्लीट ऑफ द प्रोजेक्ट एग्जिस्ट द अपर लिमिट। काम तो टाइम से पहले हो गया, करना था 21 अगस्त को, काम कर दिया 20 अगस्त को ही रवि ने, लेकिन उसकी टीम ने, उसका बॉस उससे सेटिस्फाई इसलिए नहीं है क्योंकि उस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी कॉस्ट लगनी थी उसकी टीम ने उस कॉस्टिंग से ज़्यादा कर दिया है काम। तो ये तो आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या बात चल रही है। अब कह रहा है इस पैराग्राफ के बिहाफ पे आपको कुछ क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। देखिए पहले में क्या कहता है, कह रहा है विच ऑब्जेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट इज परस्यूड बाय द मैनेजमेंट ऑफ एल कार्गो लिमिटेड। प्रबंध के कौन से उद्देश्य के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। प्रबंध के उद्देश्य, किस उद्देश्य, प्रबंध के 3 उद्देश्य होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य। तो यहाँ पे जो बात की गई है संगठन के उद्देश्य के बारे में यहाँ पे जो है बात की गई है। रवि जो जिस टारगेट के लिए काम कर रहा है वो उद्देश्य जो है वो संगठन का उद्देश्य है। अब जरा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ प्रोफेशन। ऊपर जो है एक पैराग्राफ के अंदर एक लाइन दी गई है, रवि जस्ट अ ग्रेजुएट इन ह्यूमैनिटी इज अपॉइंट एज अ प्लांट सुपरिटेंडेंट इन द कंपनी। ये जो लाइन दी गई है इसमें हमें ये बताना है कि यहाँ पर पेशे की किस विशेषता के बारे में यहाँ पे जो है बात की गई है, ये यहाँ पे हमको जो है बताना है इस लाइन के अंदर। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है, देखिए
COD तो हटाई दी, COD तो हो गए नहीं। यहाँ पे जो इसका आंसर है या तो ए या तो बी। पहला है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, भली बाती परिभाषित ज्ञान का समूह, ये पेशे की विशेषता होती है। और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब अवरोधित प्रवेश, मतलब पेशे में प्रवेश करने के लिए जो है, पेशे में प्रवेश करने के लिए जो है क्या कहते हैं, डिग्री की ज़रूरत होती है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, एडवोकेट बनना है, CA बनना है, तो भाई आपको डिग्री चाहिए। लेकिन मैनेजर वगैरह बनने के लिए किसी डिग्री वगैरह की कोई भी ज़रूरत जो है नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब कि किसी पेशे के अंदर एंटर करने के लिए, चाहे पेशे के अंदर एंटर करना हो या कहीं पे भी आपको एंटर करना है, आपके पास उस चीज़ की प्रॉपर थ्योरेटिकल नॉलेज का होना बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरी होता है, ठीक है जी। ये यहाँ पे इन दोनों विशेषताओं का अर्थ होता है। ये वाली जो विशेषता है, ये तो पेशे की जो ये वाली विशेषता होती है तो प्रबंध पे भी जो है एप्लीकेबल होती है, इसलिए प्रबंध को पेशा कहा जा सकता है। लेकिन ये वाली विशेषता जो है प्रबंध पे एप्लीकेबल नहीं होती है। प्रबंध के लिए किसी भी तरीके की कोई डिग्री वगैरह की ज़रूरत जो है नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री जो है इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि इस लाइन के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, रवि को प्रॉपर नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज, लेकिन वो वाली लाइन यहाँ पे नहीं लिखी गई है, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन के बारे में बताया गया कि यहाँ पे बताइए पेशे का कौन सा फीचर लग रहा है, तो उसको प्लांट सुपरिटेंडेंट जो है अपॉइंट कर दिया गया, और वो बस एक ग्रेजुएट है, ठीक है। मतलब उसको प्लांट सुपरिटेंडेंट के लिए कोई पर्टिकुलर डिग्री वगैरह की कोई ज़रूरत वगैरह नहीं है, वो बस एक ग्रेजुएट था, उसको प्लांट सुपरिटेंडेंट अपॉइंट कर दिया गया। तो भाई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री की जो है यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। नॉलेज वगैरह उसको थ्योरेटिकल नॉलेज वगैरह वो है पूरी, ठीक है, लेकिन वो ऊपर वाली लाइन में बात की गई थी, वो लाइन यहाँ पे नहीं लिखी गई है। विच एक्सपेक्ट ऑफ मैनेजमेंट वॉयलेट, ये तो आप बहुत ही आराम से आप बता सकते हो कि यहाँ पे जो है भाई वो जो है एफिशिएंसी को वॉयलेट कर रहा है। कॉस्टिंग उसने जो है जितनी कॉस्टिंग थी वो उससे ज़्यादा ही कर दिया। इफेक्टिवनेस है उसके अंदर, काम को समय से पूरा कर दिया है। उसके बाद कह रहा है, यहाँ पे एक लाइन बताई गई है, रवि देखो यहाँ पे, रवि न्यू डैट द रियर सर्टेन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट बेस्ड ऑन द डीप ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट। ये जो लाइन यहाँ पे ऊपर पैराग्राफ के अंदर बताई गई थी, कह रहा है यहाँ पे प्रबंध की किस प्रकृति के बारे में बात की गई है, प्रोफेशन, साइंस और आर्ट। तो मैनेजमेंट एज अ आर्ट जो है यहाँ पे बात की गई है, प्रबंध कला है, क्योंकि कला के अंदर हमें थ्योरेटिकल नॉलेज का होना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये भी एक बहुत ही अच्छा जो है, ये भी एक बहुत ही अच्छा जो है कहते हैं क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चनों का बहुत ही अच्छे से जो है करके जाइएगा, ठीक है। बाकी वर्क स्टडी टेक्निक, आप यहाँ क्रियात्मक जो टेलर की वो जो टेक्निक है क्रियात्मक वाली, क्रियात्मक फॉर्मेनशिप, उसको यहाँ पे आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, इसको आप जो है प्रॉपर एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अब देखिए जी, अब आती है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर बात करते हैं, सागर लिमिटेड बिलीव इन कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट एंड एक्टिविटीज़। सागर लिमिटेड जो है वो बिलीव करती है कि भाई हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर क्रियाओं के अंदर समन्वय का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। द कंपनी रिलीज हैविली ऑन प्रोफेशनल कोऑर्डिनेशन, वो कंपनी मानती है कि भाई समन्वय जो है वो होना ही होना चाहिए, ठीक है। फॉर दिस द कंपनी टेक स्टेप थ्रू आउट द ईयर, तो इस चीज़ को देखते हुए कंपनी ने जो है एक्शन लिया। कोऑर्डिनेशन इज केप्ट इन माइंड फॉर ऑल द मैनेजर्स, कंपनी जो है इस कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को देखते हुए कि भाई हर मैनेजर को, चाहे वो किसी भी लेवल पर काम कर रहा है, हर जगह कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर वेरियस एक्टिविटी आर सिंक्रोनाइज्ड विदाउट फेलियर, तो सारी की सारी क्रियाएं जो है बिल्कुल सही अच्छे ढंग से हो रही है बिना किसी फेलियर के। एवरी डिपार्टमेंट इंश्योर दैट विद इन इट एवरी एम्प्लॉई एंड ऑपरेशन इज गाइडेड by the every department ensure that within it every employee and operation is guided by the theme of proper coordination। हर एम्प्लॉई को जो है सारी की सारी क्रियाओं को प्रॉपर गाइडेंस के साथ जो है, सभी समन्वय के साथ जो है पूरा किया जा रहा है। जब भी किसी एम्प्लॉई को whenever an employee take an action he consult other, किसी भी एम्प्लॉय को जब भी कोई एक्शन लेना होता है वो दूसरों से कंसल्ट करता है जब भी उसको ज़रूरत होती है, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन टीम में जो है बना रहता है, मतलब ऐसा नहीं हवा में कुछ भी काम कर दिया। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन
इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू द एम्प्लॉय। यहाँ पे जो है समन्वय केवल एम्प्लॉय तक ही सीमित नहीं है, मैनेजर्स तक। इवन एट डिपार्टमेंटल लेवल द वेरियस डिपार्टमेंट यूज बाइंडिंग फोर्स टू क्रिएट परफेक्ट हार्मोनी अमंग सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन गोल कैन बी फुलफिल्ड। केवल एम्प्लॉय तक ही समन्वय सीमित नहीं है, एम्प्लॉयज के साथ साथ सभी डिपार्टमेंट सब मिलजुल कर जो है बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। ऑल द कोऑर्डिनेशन दैट अकर इन द ऑर्गेनाइजेशन इज रिजल्ट ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड premeditated attempt by the company to get best result possible। अब ये कह रहा है कि ऊपर ये जो पूरा समन्वय के बारे में बात की गई है तो आप समझ ही गए होंगे यहाँ पे समन्वय की किस किस विशेषताओं के बारे में बात की गई है। लाइन को कोट कीजिए और बताइए यहाँ पे समन्वय की किस किस विशेषता के बारे में बात की गई है। लाइन को कोटिंग करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लाइन की कोटिंग नहीं करेंगे कि भाई मैं समन्वय की इस विशेषता को बता रहा हूँ तो किस लाइन की कोटिंग के अकॉर्डिंगली आप बता रहे हो। अगर लाइन की कोटिंग नहीं करोगे तो नंबर आपको जो है नहीं मिलेंगे, 0 नंबर मिलेगा। लाइन की कोटिंग करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरी है। ठीक है जी, अब देखिए ज़रा, सबसे पहले हम बात करते हैं पहली विशेषता की। ये लाइन को कोट करेंगे, वन एवर एन एम्प्लॉय टेक एन एक्शन ही कंसल्ट अदर वन एवर नीडेड दस प्रॉपरली कंट्रीब्यूटिंग टू हिज टीम। यहाँ से लेके यहाँ तक कोटिंग करेंगे और समन्वय की विशेषता डालेंगे कि समन्वय जो है वो सामूहिक प्रयासों में सामंजस्य स्थापित करता है। सबसे पहला ये आपको डालना है। ठीक है जी, उसके बाद जो है यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू द एम्प्लॉय। यहाँ से लेके इवन एट एवरी डिपार्टमेंट लेवल वेरियस डिपार्टमेंट यूज बाइंडिंग फोर्स टू क्रिएट परफेक्ट, यहाँ से फुलफिल्ड, यहाँ तक लिख देंगे। और दूसरी विशेषता लिखेंगे, समन्वय प्रयासों में एकता सुनिश्चित करता है, सभी डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, तीसरा जो है यहाँ से लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन इज केप्ट इन माइंड ऑल द मैनेजर रिगार्डलेस ऑफ द लेवल दैट दे आर वर्किंग। इसमें डालेंगे तीसरी विशेषता कि समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व होता है। ऐसे लाइन कोड कर करके डालनी है। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, सागर लिमिटेड से लेके प्रोफेशनल कोऑर्डिनेशन। इसमें लिखेंगे समन्वय जानबूझकर किए जाने वाला कार्य है। ऐसे आपको जो है ऐसे आपको लाइन की कोटिंग कर करके सारी की सारी विशेषताएं यहाँ पे आपको जो है बतानी है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के रिगार्डिंग। कहता है, अमन चड्डा स्टार्ट अ बुल आई अ कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन टू बिजनेस। अमन चड्डा ने एक बिजनेस स्टार्ट करा है बुल आई का, जो कि व्यवसाय को जो है साइबर सिक्योरिटी की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराएगा। इट्स ऑब्जेक्ट टू प्रिवेंट, इसका उद्देश्य क्या है, प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू साइबर अटैक फॉर प्रोटेक्ट क्रिटिकल डेटा। जो भी संगठन का क्रिटिकल डेटा है, अगर उसके अगेंस्ट में कोई भी हैकिंग वगैरह जो भी हो रहा है, उसके अगेंस्ट में साइबर सिक्योरिटी जो है वो प्रदान करता है। ही वॉज अ हार्ड वर्किंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। एंड एन एक्सपर्ट इन साइबर सिक्योरिटी, और वो साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट है। हिज रेपुटेशन ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स as he was not only a person of integrated but also did his work honesty and sincerity। भाई वो जो है उसकी रेपुटेशन दिन प्रतिदिन जो है बहुत ही अच्छे से बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसका बॉन्डिंग, काम करने का तरीका हार्ड वर्किंग भी है और पूरी ईमानदारी के साथ काम करता है, जिससे क्लाइंट्स के साथ उसके जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छे से बिल्डअप हो रहे हैं। द बिजनेस स्टार्ट ग्रोइंग डे बाय डे, और भाई धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है। He was delighted when he was offered a big project, वो बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, मज़े में मौज ले जब उसको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। While working on the project, तो जब वो उस प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, he found that the volume of work made it impractical for him to handle all the work। जब उसको काम सौंपा गया तो उसने देखा कि भाई काम का जो बर्डन है ना वो बहुत ही ज़्यादा है और इम्प्रैक्टिकल फॉर हिम, और उसके लिए अकेले करना जो है मुश्किल हो रहा है। ही डिसाइड टू एक्सपेंड द टीम, तो उसको लग रहा है मुझे अब बंदों की ज़रूरत है, मुझे थोड़ा अकेले मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे कुछ बंदों की ज़रूरत है, मुझे अपनी टीम को बढ़ाना पड़ेगा। द कंपनी मेंटेन अ क्लोज लाइसेंस विद अ लोकल इंजीनियर कॉलेज, तो उन्होंने जो है एक लोकल इंजीनियर कॉलेज से जो है कह सकते हो
टाई अप किया या वहाँ से बंदे उठाए, कैंपस प्लेसमेंट करी और 2 बंदे ईशान और वृंदा इंजीनियरिंग कॉलेज से इन दोनों बंदों को अपॉइंट किया गया कि वो अमन चड्डा के साथ काम करेंगे न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि उसको कहाँ से मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिला है। वो अकेले तो नहीं कर पा रहा था, बर्डन हो रहा था, उन्होंने 2 बंदे वहाँ से उठा लिए। ही फाउंड द न्यू एम्प्लॉय कैपेबल, और बढ़िया जो नए बंदे ये दोनों हैं ईशान और वृंदा, बढ़िया बंदे हैं, कैपेबल बंदे हैं, विश्वास कर सकते हैं इस पर, बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। अमन चड्डा वाज दस एबल टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। अब अमन चड्डा ने इन दोनों को काम सौंप दिया और अपना जो उसका फोकस था, जो उसका उद्देश्य था, उस पर जो है वो फोकस करने लगा। एंड विद द हेल्प ऑफ ईशान एंड वृंदा द प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड ऑन टाइम। और उन दोनों को काम सौंप दिया, वो काम करने लगे, वो अपना ऑब्जेक्ट में फोकस करने लगा। मेन जो काम थे, जिसकी इन दोनों की मदद से अमन चड्डा, ईशान और वृंदा, इन तीनों ने उस प्रोजेक्ट को मिलकर पूरा कर दिया। केवल अकेले अमन चड्डा ने नहीं वाज ऑल्सो एबल टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन। उन्होंने अपने ईशान और वृंदा को भी अपॉइंट किया और उन दोनों ने मिलकर सबने जो है काम किया। उसके बाद कह रहा है ऑन द अदर हैंड ईशान एंड वृंदा also got opportunity to develop and exercise initiative। तो उसके साथ साथ ईशान और वृंदा को भी जो है अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है, तो वो भी अपना विकास वगैरह जो है कर सके, काम को सीखने के लिए मिला। हाँ जी, कैसे होता है। यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट यूज बाय अमन चड्डा इन द अबव केस which help him on focusing on object। ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये केस स्टडी किसकी है, ठीक है। और उस जब केस स्टडी पहचान जाओगे तो आप उसके विषय महत्व बताना है, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, तो वो भी आप बहुत ईजिली लिख सकते हो, ठीक है। मुझे इसका कमेंट बॉक्स में, मेरे को तो पता ही है, ठीक है, लेकिन मैं आपको देखना चाहता हूँ मैंने जो आपको ये हिंदी में समझाया है, इसका मतलब आपको कितना समझ में आता है। बिजनेस स्टडी, आप केस स्टडी को कैसे क्रैक करेंगे, क्या लगेगा, आप यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आपने वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखी है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पूरा मैंने आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, इनको जो है घोल कर पी जाइएगा और इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।